वो आएगा, लहरों को चीर कर आएगा। हवाओं की दिशा मोड़कर आएगा। जो मगध और समस्त भारत में फैले अंधकार को मिटाकर एक चंद्र की भांति उदित होगा और बनेगा अखंड भारत का भावी सम्राट। पिपलीवन के क्षत्रियों, मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से। मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण। ये मेरा वचन है तुम सबसे। दास, यही सोच रहे ना आप सब कि अब तक जो आप सबके साथ सोने की खान में एक दास बनकर रहता था, आज आप सबके समक्ष आपका राजकुमार बनकर कैसे खड़ा है। किंतु यही सत्य है, मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या हुआ कि आज मैं एक राजकुमार हूं? तो क्या हुआ जो आप सब एक सैनिक? हम सब में बहुत समानताएं। 12 वर्ष पूर्व मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई और आपसे आपकी। बारह वर्षों तक आप उस सोने की खान में तपे, अपने रक्त, अश्रु और श्वेत को वहां की माटी में मिलाया। 12 वर्षों तक मेरा जीवन एक ताश की भांति बीता। अपने शय्यश्व को माटी में मिला और हमारी इस पीड़ा का उत्तरदायी है वो दुष्ट धनानंद। घोर अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश की केवल एक ही किरण पर्याप्त होती है और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें दासत्व के उस अंधकार से मुक्त कराया। इन्होंने आचार्य चाणक्य, जिन्होंने मेरे उस दासत्व के अध्याय को समाप्त किया और आरंभ हुआ उस अध्याय का जिसका समापन केवल तभी होगा जब हमारा खंडित राज्य एक अखंड बनेगा। आपने क्या खोया, क्या पाया, ये महत्व नहीं रखता। आपके आने वाली पीढ़ी क्या प्राप्त करेगी, ये आप पर निर्भर करता है कि वो दास रहेगी या स्वतंत्र वायु में श्वास लेगी। ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए उठो और लड़ो अपने लिए, अपने अपनों के लिए।
हार भी गए तो मृत्यु की वीरोचित होगी, और जीते तो किसी के भी अधीन नहीं रहना पड़ेगा, ना देश के दुष्ट धनानंद के और ना ही विदेश के उस आक्रमणकारी उस सेल्यूकस के। आज मुझ में आपका नेतृत्व करने का साहस है, क्योंकि मैंने आपके साहस की कथाएं सुनी आपकी महारानी मूरा के मुख से। बलदेवराज, स्मरण कीजिए उस हर एक योद्धा को जिसे आपने मलयुद्ध में हराया था। अग्निमुख, स्मरण कीजिए अपने खदक के दोधारी शक्ति का। बहुत सो चुके दासत्व की नींव, अब 12 वर्ष पश्चात अपने प्रतिशोध के उस उबाल को शांत मत होने दो। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं और लड़ेंगे पिपलीवन के लिए, हर भारतीय के लिए, हमारी मातृभूमि भारतवर्ष के लिए। क्रांति की अग्नि में जला देंगे उस धनानंद का सिंहासन और एक नया इतिहास रचेंगे, 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 नया इतिहास रचेंगे। मेरे पिता, हमारे अनेक क्षत्रिय भाई, वीरभद्र, मेरा मित्र धूमकेतु, और मैत्री, सबने मातृभूमि की स्वतंत्रता के इस यज्ञ में स्वयं की आहुति दी, और यदि इस यज्ञ में मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देने पड़ी तो मैं सज्ज हूं, तो मैं सज्ज हूं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप अपने राजकुमार के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए सज्ज हैं? यदि हां, तो कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत। विजय या वीर गति, यही पिपलीवन की रीत। विजय या वीर गति, यही पिपलीवन की रीत। पिपलीवन की, मौर्य वंश की, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय, मौर्य वंश की जय, मौर्य राजकुमार की जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। तुम्हारे जीवन अध्याय की काल रात्रि प्रारंभ होती है धनानंद। पिपलीवान के क्षत्रिय भूल गए हैं कि उनकी महारानी मेरी दासी है। उनके इस दुस्साहस का मूल्य उस मूरा को चुकाना होगा। भले ही मुरा कई बार आपके विरुद्ध खड़ी हुई है, किंतु पिछले 12 वर्षों से आपने उसे अपनी पैरों की जूती के नीचे दबा कर रखा है। उसके लिए महल से भाग जाने का दुस्साहस करना असंभव है। वही तो समस्या है। जो अब तक असंभव प्रतीत हो रहा था वो सब आज
हो रहा है। यहाँ जड़ित पीपली व नरेश चंद्रवर्धन की तलवार और अंग वस्त्र कहाँ गए? उस चाणक्य ने न केवल पिपलीवान के क्षत्रियों को अपितु उस मूरा को भी स्वतंत्र करवा लिया, ताकि अपनी रानी को अपने बीच पाकर उन क्षत्रियों का साहस बढ़े। मूरा! मूरा! महारानी मूरा की जय! 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 महारानी मूरा की आज का दिन हम सब के लिए सदा अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि आज हमारे जीवन में प्रकाश बनकर चंद्रोदय होगा और पतन होगा उस दुष्ट धनानंद का। धनानंद ने हमारे जीवन, हमारे राज्य को खंडित कर दिया, मुझे मेरे पति से, मुझे मेरे पुत्र से अलग कर दिया, मुझे मेरी प्रजा से, मुझे मेरी सेना से अलग कर दिया। वो प्रजा, वो सेना जो मेरे लिए परिवार तुल्य थी, किंतु 12 वर्ष पूर्व जो टुकड़े बिखर गए थे वो अब पुनः मिल गए हैं और अब ये अखंड परिवार एक अखंड भारत की प्रबल और सशक्त नींव रखेगा। मेरा पुत्र, आपका राजकुमार आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर एक स्वर्णिम इतिहास की नींव रखेगा। गुरु शिष्य मिलकर रचना रचेंगे एक अखंड भारत की और उसका आरंभ होगा धनानंद के साम्राज्य के खंडन से। शत्रु हो खंड खंड, ओ श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। चाणक्य, तुमने किसे चुना है मेरे विरुद्ध? कौन है वो?
आज तुम्हें तुम्हारी मां पीपली वन की राजमाता आशीर्वाद देगी चंद्रगुप्त, और आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पिता का ये अधूरा युद्ध और उनकी ये अजय तलवार दे रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तलवार से तुम इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय लिखोगे जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित होंगी। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, ये आशीर्वाद केवल पीपली वन के राजकुमार के लिए नहीं है और ना ही ये पीपली वन के भावी सम्राट के लिए है। ये आशीर्वाद है उस विश्वास का, उस शौर्य का जो यहां उपस्थित प्रत्येक क्षत्रिय की धमनियों में लहू बनकर दौड़ रहा है। इस आशीर्वाद को एक संकल्प के रूप में लेना और इसके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना। तुम्हें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रतिज्ञा लो चंद्रगुप्त, कहो कि आज मैं पीपली वन नरेश, सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र, अपने पूर्वजों और गुरु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मन, कर्म और वचन से अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष पालन करूंगा। सदा स्वयं से पूर्व अपनी मातृभूमि के मान को रखूंगा। मृत्यु स्वीकार होगी, किंतु तासत्व और पराधीनता नहीं, ना स्वयं के लिए और ना ही अपने देश के लिए। मैं उस अखंड भारत का निर्माण करूंगा जो भावी पीढ़ी के लिए एक उचित उदाहरण बने, जिसका नाम सुनते ही हमारे देश के सभी शत्रुओं में सिहरन दौड़ जाए, फिर चाहे वो शत्रु भीतर का हो या फिर कोई विदेशी। मैं चंद्रगुप्त मौर्य करूंगा अखंड भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण। राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय! राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय! जब एक शहंशाह दूसरे के पास इस तरह बेवक्त मिलने आता है तो समझो वक्त का तकाजा बहुत संजीदा है। कहिए शाह धनानंद, ऐसा क्या है कि इतनी रात को आपको अपने कदमों को तकलीफ देनी पड़ी? मेरे यहाँ आने का कारण है हम दोनों के मध्य पनपते रहस्यों और भेदों का अंत करना सिल्यूकस। आज मैं वो सब आपको यहाँ बताने आया हूँ जो कदाचित आपसे छिपा है। आपको भनक तो लगी गई होगी और ये सत्य भी है कि मेरा परम शत्रु चाणक्य भाग गया है।
इतना ही नहीं, मेरे विध्वंस की प्रतीक वहां की रानी मूरा, जिसे मैंने अपनी महल में दासी बनाकर रखा था, उसे भी चाणक्य ने मुक्त करा लिया है। और सुनिए, पिछले 12 वर्षों से पिपलीवान के क्षत्रियों को मैंने एक गुप्त स्थान पर सेवक बनाकर रखा था। चाणक्य ने उन्हें भी मुक्त करा लिया है। सम्राट, वो चाणक्य ले गया उन सबको अपने साथ सम्राट, ताकि वो मेरे विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर सके। क्या बात है, आज मगध के शाह अपनी ईमानदारी का परचम बुलंद फरमा रहे हैं। इस बेबाकी के लिए शुक्रिया शाह। यकीनन आज आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने अपने भेद खोल दिए हैं, इसका अर्थ ये नहीं सेल्यूकस कि तुम बिल्कुल पवित्र हो। किंतु मैं आज यहां पर आप पर उंगली उठाने नहीं आया हूं। आपको यह बताने आया हूं कि 15 जनपदों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ और सशक्त गठबंधन में बंधना होगा। हमें एक दूसरे पर और अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारी संधि अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जानता हूं शाह, क्योंकि इन 15 सूबों पर हुकूमत से आप इस मुल्क के बेताज बादशाह बन जाएंगे, और फिर बड़े से बड़ा क्षत्रिय भी आपके सामने सर झुकाएगा। कोई भी आपके सामने आवाज नहीं उठा पाएगा। समझदार व्यक्ति से बात करना कितना आसान हो जाता है मित्र। तो फिर देर किस बात की, आओ अपना मंसूबा और जंग की तैयारी पूरी कर लेते हैं, ताकि हम अपने पहले सूबे असाका पर हमला करें और उसे जीत लें। हम उन्हें असाका जनपद नहीं जीतने दे सकते। भारतवर्ष में मगध के पश्चात असाका जनपद ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। यदि धनानंद और सेल्यूकस ने उस पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तो उसके पश्चात उन्हें पराजित करना असंभव हो जाएगा। हमें किसी भी मूल्य पर उन्हें रोकना होगा। इसलिए मैं स्वयं असाका जनपद के महाराज वज्रबाहु से भेंट करने जाऊंगा और उन्हें आने वाले आक्रमण के प्रति सचेत करूंगा। आचार्य, आप यहाँ रणनीति बना रहे हैं और मुझे वहां मगध के फलों के कोष में से ये आमचुरा ने भेज दिया। मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? किसने कहा कि तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है स्थूलभद्र? तुमने भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस समय ये आम केवल एक फल ही नहीं, एक अस्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जो होने वाले युद्ध की दिशा बदल सकता है। किंतु वो कैसे आचार्य? क्योंकि असाका के महाराज वज्रबाहु का मोह आम के प्रति सर्वविदित है, और ये आम भेंट देने का कारण कि आचार्य चाणक्य को उनसे भेंट करने का अवसर शीघ्र ही प्राप्त होगा। स्मरण रहे, युद्ध में बड़े बड़े मंतव्य कई बार इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों से ही सिद्ध हो जाते हैं। अद्भुत आचार्य, अद्भुत। किंतु आचार्य, इससे पहले कि आप उनसे भेंट करने जाएं, हमें धनानंद और सेल्यूकस के आक्रमण की योजना के विषय में जानना होगा। असाका के साथ एक विशेष चुनौती है मित्र, जिसके कारण आज तक कोई इसे जीत नहीं पाया, और वो है असाका की सशक्त और सदा सज रहने वाली सेना और प्रजा। हाँ मित्र, वहां का बच्चा बच्चा शस्त्र विद्या में निपुण है। यही तो कारण है कि असाका किसी भी आक्रमण का उत्तर देने की शक्ति रखता है। सही कहा, हम असाका पर एक और से हमला नहीं बोलेंगे। हम एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से मोर्चा खोलेंगे।
यदि असाका पर दोनों दिशाओं से आक्रमण किया गया तो असाका जनपद को अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करना होगा, और उनकी सेना चाहे कितनी भी सज्ज क्यों ना हो, परंतु युद्ध भूमि में 2 भागों में विभाजित होने के पश्चात अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। मेरी फौज यहाँ नदी के रास्ते से हमला करेंगी और आपकी फौज यहाँ पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ेगी। आचार्य, यदि सेल्यूकस और धनानंद ने यही रणनीति अपनाई तो उन्हें असाका तो क्या, हम भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमारा प्रथम उद्देश्य होगा सेल्यूकस और धनानंद के बीच की संधि को भंग करना, उन्हें दुर्बल बनाना। किसी भी मूल्य पर हमें धनानंद और सेल्यूकस की सेनाओं को संयुक्त होने से रोकना होगा। हमें इसका दोहरा लाभ होगा। पहला यह कि असाका की सेना सेल्यूकस की सेना को आसानी से परास्त कर लेगी, फलस्वरूप सेल्यूकस तक्षशिला वापस लौट जाएगा। और दूसरा लाभ कि सेल्यूकस का समर्थन खोने के पश्चात हम असाका जनपद की सेना के साथ मिलकर धनानंद को आसानी से पराजित कर लेंगे। मैं तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं आचार्य, जब मैं धनानंद की आंखों में आंखें डालकर युद्ध भूमि में उसके विरुद्ध खड़ा होऊंगा। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु युद्ध केवल भावनाओं से नहीं लड़ा जाता। क्या कभी सोचा है कि तुम मगध की विशाल और सशक्त सेना को किस प्रकार पराजित करोगे? मैं समझ रहा हूं कि आप किस ओर संकेत कर रहे हैं आचार्य। भले ही हमारे पास शूरवीर योद्धा सज्ज क्यों ना हो, किंतु युद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त शस्त्र अब भी नहीं है। ये एक बड़े पैमाने की जंग है शाह, इसमें हमें बहुत से हथियारों की जरूरत पड़ेगी। यवनों की फौज बहुत सालों से जंग लड़ रही है और हम हथियारों से लैस हैं। उम्मीद करता हूं कि मगध के पास भी भरपूर हथियार होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्र। मगध युद्ध के लिए कितना सच है इसका अनुमान आपको हो गया होगा। मगध के शस्त्र विशेष बुंदेलखंडी लोह से निर्मित किए जाते हैं। इस लोह की धार के आगे संसार के समक्ष अस्त्र और शस्त्र पानी की भांति पिघल जाते हैं। मगध के वर्चस्व, शौर्य और सशक्त शस्त्रों के आगे ये असाका क्या, संसार की कोई भी सेना टिक नहीं सकती। मगध की सेना को असाका तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें स्वयं को शस्त्रों से सज्जित करना होगा। इस प्रयोजन हेतु हमारा प्रथम पड़ाव होगा उन विशेष बुंदेलखंडी शस्त्रों को प्राप्त करना जो बुंदेलखंड से मगध की ओर जा रहे हैं। इससे पहले कि वो मगध तक पहुंचे हमें उन्हें पाना होगा। निसंदेह ऐसे विशेष शस्त्रों की सुरक्षा व्यवस्था भी विशेष ही होगी। हमें एक सुनियोजित योजना के अनुसार प्रहार करना होगा। मेरे पास एक योजना तो है, किंतु कदाचित ये योजना आपके सिद्धांतों और क्षत्रिय धर्म की कसौटी पर खरी ना उतरे। मेरी योजना मगध के सैनिकों से संघर्ष करने की नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में धूल झोंककर उनके शस्त्र लूटने की है। विजय निश्चित है, यदि आप लोग की ये योजना उचित लगे तो। अग्निमुख, मैं जानता हूं कि तुम एक योद्धा हो और कदाचित तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को यह मार्ग पसंद नहीं आएगा, परंतु जब मां संकट में हो तो मार्ग नहीं देखा जाता,
इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु धनानंद के वो शस्त्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना ही होगा, मार्ग चाहे कोई भी हो। आप कदाचित उचित कह रहे हैं आचार्य। हमें आपकी सोच और अपने राजकुमार के साहस पर पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, आज रात ही हम धनानंद के उन विशेष शस्त्रों को लूटेंगे। हमने शस्त्रों की गणना पुनः कर ली है सेनापति भद्रसाल, गिनती ठीक है। उत्तम, हमें हर पड़ाव पर शस्त्रों की गणना पुनः करनी होगी। एक भी शस्त्र इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जी सेनापति जी। सच हो जाओ, हमें यहीं से शस्त्र चुराने हैं। ऐसे समय पर हमारा मदिरा पान करना क्या उचित होगा? इन विशेष बुंदेलखंडी शस्त्रों को महल के शस्त्रागार तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व हमारा है। यहाँ जितने शस्त्र नहीं है उससे अधिक तो सैनिक उपस्थित। निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। और ये मत भूलो, इस समय तुम सम्राट के भाई के साथ, तो इस अवसर का लाभ और आनंद दोनों उठाओ। लो। सम्राट की विजय के हमारी योजना बहुत सरल। जब अग्निमुख मगध की सेना को अपने आक्रमण से उलझाकर उन्हें छावनी से दूर करें, तब हमारी शेष सेना के साथ मैं पीछे से उन शस्त्रों को चुरा लूंगा। चलो। पीछे हटो, लौट चलो। पीछा करो। भद्रसाल, हम उन शस्त्रों को वहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम छावनी की ओर लौट जाओ। सारे अस्त्र शस्त्र वहां और हम सभी यहाँ। कदाचित ये शत्रु की कोई चाल। जाओ, चलो। चंद्र, शीघ्र करो, भद्रसाल यहीं वापस आ रहा है। मुझे शीघ्र इसका ध्यान भटकाना होगा।
अब हुआ कार्यपू। किंतु चंद्र, ये सब क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो। भागए कायर, सुनिश्चित करो कि सभी शस्त्र सुरक्षित हैं, अन्यथा सम्राट किसी को क्षमा नहीं करेंगे। जाओ। सम्राट को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन क्षत्रियों ने जो किया सो किया, किंतु मैं प्रसन्न हूं कि तुम दोनों ने उनके प्रयास विफल कर दिए। चंद्रगुप्त, आज ऐसा क्या होगा कि आचार्य इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं? 3 बुंदेलखंडी तलवारों और 2 भालों के अतिरिक्त हमने उनके सारे विशेष बुंदेलखंडी शस्त्रों को चुरा लिया, और वह जो भी शस्त्र थे उन्हें निम्न स्तर के शस्त्रों से बदल दिया। और अब ये बात मगध की सेना को युद्ध भूमि में ज्ञात होगी। किंतु आचार्य, जब धनानंद को यह ज्ञात होगा कि उसके शस्त्र चोरी हो गए हैं, तो वो तो क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैरावत और भद्रसाल को झूठा आत्मविश्वास देकर मैंने इसका भी प्रबंध कर लिया है। सम्राट क्षत्रिय सेना भगदड़ का फायदा उठा के तलवार और भाले ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे सेनापति भद्रसाल ने रोक लिया। जी सम्राट, और हमारे सभी शस्त्र सुरक्षित हैं। ये देखिए सम्राट, आप स्वयं देख सकते हैं। निश्चित ही ये बुंदेलखंडी लोह की धार है। उत्तम कार्य चंद्रगुप्त। ओहो चंद्र, तो तभी तुमने वो शस्त्र वहां छोड़े थे जानबूझकर। हाँ, ताकि उन्हें ये भ्रम रहे कि उनके शेष सभी शस्त्र सुरक्षित हैं, क्योंकि कभी कभी माटी का एक कण भी दृष्टि मलिन करने के लिए पर्याप्त होता है। यह हमारी बड़ी विजय अवश्य है, किंतु हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां धनानंद भी निश्चिंत नहीं होगा। सचेत रहना, वो क्षत्रिय हम पर पुनः आक्रमण करने का प्रयास अवश्य करेंगे, और अब तो उनका कोई नेतृत्व भी कर रहा है। वो कौन है, हमें इसका पता लगाना है। शीघ्र, अति शीघ्र।